हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 का जो चौथा ये वीडियो है। ठीक, पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे में हमने आपसे बात किया उद्देश्य, अवधारणा और विशेषता पे। ठीक, और दूसरे वीडियो में जो बात हुई, यानी पहले में जो था वो आपका लेक्चर 1 नहीं बल्कि एक इंट्रोडक्शन था, और दूसरा जो था वो प्रॉपर आपका टॉपिक पे लेक्चर था, यानी कि ये वाला हमने देखा। और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसको पूरा समझा। ठीक, जो टीचिंग लेवल था उसके बारे में देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग किस तरह से होती है, मेमोरी लेवल पर टीचिंग किस तरह से होती है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आपने देखा कि जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक, हालांकि अभी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल पे पूरा नोटिस के तरीके से नहीं लाया है, लेकिन जो एग्ज़ाम के बारे में था वो उस पर दिखाया गया ऑफिशियल साइट पे ही कि वहाँ पे उन्होंने जो डेट था उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा, तो इसमें हम लोग देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं। ठीक, शिक्षार्थी की जगह आपको प्रश्न में अध्येता भी लिखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो हिंदी होगा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पे समझने के लिए। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मान लीजिए कि आपके इंग्लिश का ये है जैसे शिक्षार्थी यानी लर्नर। ठीक, लर्नर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपसे लर्नर के बारे में। ठीक, लर्नर्स यानी कि इंग्लिश में देखिए एक ही वर्ड रहेगा, और हिंदी में आप देखेंगे इसको 3 तरह से कहा जाता है। एक आपका अध्येता भी इसी को कहते हैं। ठीक, दूसरा अधिगमकर्ता। ठीक, तीसरा आपका शिक्षार्थी। तो ये समस्याएं आपको देखनी पड़ती है, इसीलिए हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के सिलेबस को ध्यान में रख के चलना है। और अभी भी यदि किसी के पास सिलेबस नहीं होगा या किसी ने इसको नहीं ध्यान दिया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा खुद से, और इसको फोकस करके ध्यान दे लीजिएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम की ही बात की जा रही है कि उसमें जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स आते हैं। जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पे शिक्षार्थी है, वहाँ पे पूछ लिया अध्येता। अब आप कमेंट में या जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो अक्सर ये समस्याएं देखनी पड़ती हैं कि लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि सर इसका मतलब ये तो आया नहीं था, ये दिया था। ये आपको समझना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, विशेषताएं तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका किशोर और वयस्क शिक्षार्थी को ही लेके चलना है, और किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में ही इन गुणों को लेके चलना है, यानी शैक्षिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे या भावनात्मक स्तर पे, संज्ञानात्मक, और उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको भी देखते हुए चलना है। इंग्लिश वाला भी आप देख लीजिए। यहाँ से लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको एडोलसेंट यानी इसे कहते हैं आपका किशोरावस्था, और एडल्ट लर्नर यानी वयस्क अवस्था। ठीक, इनके जो एकेडमिक डिफरेंसेस हैं, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। ठीक, यहाँ से आपको ज्ञान और संज्ञान दोनों में अंतर समझना है। ठीक, ज्ञान और संज्ञान, यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं बल्कि कॉग्निटिव की बात की गई है। तो संज्ञान में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि किसी बात की जानकारी जब ली जाती है, या आप किसी मुख्यमंत्री या मान लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करें कि उनके ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज या फिर जो भी इस तरह से है, उस पर आप देखेंगे कि यदि कोई किसी भी बात को कहता है तो उन्होंने या वो इस तरह से पोस्ट उनके आते हैं कि सम या कुछ बातों का या इस बात का संज्ञान लिया गया है। संज्ञान यानी कि ये नहीं कि उसकी जानकारी इस तरह से ज्ञान लिया गया है, बल्कि उसकी जानकारी ली गई है, उसके सभी पहलुओं को ध्यान में दिया जाएगा, यानी संज्ञान में लिया जाएगा। इस तरह से ज्ञान तो एक आपका सीमित है, जबकि संज्ञान आपका एक विस्तृत है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे कॉग्निटिव की बात की गई जबकि नॉलेज की बात नहीं की गई है।
और नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो आपका लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी अध्येता की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं, इसको देखने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि शिक्षार्थी कौन होता है, अधिगमकर्ता कौन है, अध्येता कौन है। तो जो भी व्यक्ति किसी कार्य से या किसी विषय से कुछ सीख पाता है या कुछ सीखने की इच्छा रखता है, उसे ही हम लोग अध्येता कहते हैं, शिक्षार्थी कहते हैं। सीखने के कुछ तरीके हैं, जैसे एक्सपीरियंस के द्वारा यानी अनुभव के द्वारा जब वह व्यक्ति सीखता है तो यह आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि जब आप कहीं जाते हैं या आप खुद अपना एक्सपीरियंस यदि देखेंगे या किसी भी विभाग में आपने कोई सुना कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और जब आपका काम उस विभाग में लगा तो आप पर्सनली इसका अनुभव करेंगे कि हाँ सच ही जो है भ्रष्टाचार है वहाँ पे। यदि ऐसा आपको अनुभव होता है तो ये आपके द्वारा ये आपको जो सीख मिली है ये आपके अनुभव से सीख मिली है, यानी कि जो आपने वहाँ एक्सपीरियंस किया या खुद के अनुभवों से जो सीख लिया या एक टाइम लिमिट के बाद जो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है उसके साथ जो सीख आप लेते हैं, तो सभी को इसमें शामिल करते हैं। अगला है परिपक्वता के साथ सीखना, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे उसकी समझ और सीख में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मैच्योरिटी की बात करें कि जैसे मान लीजिए परिपक्वता में जब आप छोटे थे या जब आप एडोलसेंट एज में थे, किशोरावस्था में थे, तो उस समय आपकी सोच, समझ या नज़रिया किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी मुद्दे के प्रति क्या था, और जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आप बढ़ते गए तो उस समय आपकी सोच और नज़रिया क्या है या किसी मुद्दे पे आपकी पकड़ क्या है, आपका विचार क्या है, तो इसमें बदलाव आता है। जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि आप ले लें तो जब आप छोटे थे, हाई स्कूल तक थे, इंटर तक थे, तब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं डेवलप कर पाई थी कि आप जो है किसी राजनीतिक विशेष पार्टी के समर्थक बने या अंध समर्थक बने न। तो वहाँ पे मान लीजिए उस समय आप समर्थक बन भी गए तो आपको वो एनालिसिस नहीं था कि आखिर बस आप एक दूसरे को देख के, अपने बड़ों को देख के उनको फॉलो करके आप उसमें बनते गए, लेकिन उसमें आपकी रुचि नहीं थी। बस आप कुछ खुद में एंजॉय करने के लिए कि हाँ इससे अच्छा लगता है ये करने के लिए आपने किया था। लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ी तो आप क्या करते हैं कि उसमें आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, फिर आप एनालिसिस करते हैं कि किस पार्टी की विचारधारा ठीक है या कौन किस तरह से काम कर रहा है। तब आपकी जो सोच है, समझ है, वो विकसित हो जाती है। तो ये आपका मैच्योरिटी के साथ लर्निंग होता है। कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप, उसके द्वारा सीखना, जैसे स्कूल कॉलेजों में एक्टिविटी करते हैं, घर के बाहर आप कहीं कोई खेल खेल रहे हैं तो उसके द्वारा जो एक्टिविटी होती है तो उससे आप कुछ सीखते हैं। तो ये सभी आपका एक्टिविटी से लर्निंग के अंतर्गत आता है। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ सीखना, यानी सोशल और कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति का उस समाज की एक प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक सोशल वैल्यूज़ होते हैं। तो इन सभी को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी इससे भी आपको सीख मिलती है। अध्येता की कुछ विशेषताएं हैं या लर्नर्स की, ठीक। तो लर्नर्स की विशेषताओं में आपका जैसे मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, संवेग या स्थायी भाव हो गया, इन दोनों को मिला के हम लोग कॉग्निटिव या इमोशनल या भावात्मक के अंतर्गत लाते हैं। अभिवृद्धि विकास हो गया, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल या खेल प्रणाली से यह प्रक्रियात्मक के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। जबकि हमारे पाठ्यक्रम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं वो केवल आपका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक, इतना ही शामिल है, 4 ही। तो इससे ये लगता है कि जो आपका सिलेबस बनाया गया है वो एक लिमिटेड बनाया गया है। यदि हम अध्येता की विशेषताओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी विशेषताएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी गई, जैसे वंशानुक्रम और पर्यावरण या वातावरण। हालांकि इसको शामिल होना चाहिए था यहाँ पे सिलेबस में, फिर भी उन्होंने जो सिलेबस दिया है हम लोगों को सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, बस हम लोगों को कन्फ्यूज़न केवल बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है, बल्कि हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारी नैया पार हो जाए, ठीक। तो
विशेषताओं में कुछ और विशेषताएं हैं जो नॉर्मली, जैसे कि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, ठीक है, जब तक वो जिएगा, जीवित रहेगा, तब तक जो है कुछ न कुछ सीख उसे मिलती रहती है। यह भावी जीवन की आधारशिला भी होती है। अध्येता का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि ज्ञान की वृद्धि करना, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सद्गुणों का भी विकास करना होता है। अध्येता में वे सभी गुण होते हैं जो एक विद्यार्थी या तपस्वी में होते हैं। महत्वपूर्ण है ये। जैसे आप जानते हैं कि कहा जाता है कि एक विद्यार्थी के अंदर या शिक्षार्थी के अंदर होना चाहिए क्या क्या, काक चेष्टा, बकुलम ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, यानी कि काक चेष्टा हो, कौवे की तरह वो चेष्टा करता हो, बगुले की तरह वो ध्यान लगाता हो। काक चेष्टा, बगुलम ध्यानम, श्वान निद्रा, यानी कि उसकी नींद जो है कुत्ते की तरह हो। अर्थात यदि आप देखते हैं कि कहीं कुत्ता सो रहा है, तो यदि आप उसके पास से भी गुजरेंगे तो वो तुरंत जो है जग जाएगा ठीक। तो इससे तात्पर्य ये है कि जो विद्यार्थी है उसको श्वान निद्रा करनी चाहिए और अल्पाहार करना चाहिए। 5 लक्षण बताया गया है, ठीक। अन्य रूपों में हमने बात किया था कि ये जो 4 रूप हैं, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मूल प्रवृत्तियां देख लेते हैं, फिर अपने सिलेबस पे आते हैं। मानव कुछ ऐसे व्यवहार प्राप्त होते हैं जो सीखना नहीं पड़ता है, बल्कि ये जन्मजात होते हैं। इंस्टिक्ट यानी मूल प्रवृत्ति में होते हैं, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र को प्रभावित करते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। जैसे भय लगना, भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, ये सभी आपका क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी आपकी ये आदत है, इसको कोई सिखाता नहीं है। कुछ विशेषताएं मूल प्रवृत्तियों की, ये सभी प्राणियों में समान रूप से होता है। संवेग अवश्य जुड़ा होता है इसमें, ठीक। इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल, शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उसका शैक्षिक महत्व क्या है, कि आदत निर्माण में या रुचि या रुझान जानने में सहायता करना, अनुशासन स्थापित करने और ज्ञानार्जन में सहयोग करना, चारित्रिक विकास में सहायता करना, प्रेरणा देने में सहायता करना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो ये आपका जो मूल प्रवृत्तियां हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, तो जो जिज्ञासा, संग्रह करना, आत्मस्थान, रचनात्मकता, सामूहिकता, संग्रह और पलायन। अगला है इमोशन और सेंटिमेंट्स। इमोशन और सेंटिमेंट में आपका जो यह संवेग या स्थायी भाव क्या है, दुख हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम आदि अनुभवों से जो भाव या विचार आते हैं तो ये आपके इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं कि इससे शारीरिक परिवर्तन, विचार प्रक्रिया का लोप और व्यक्तित्वता का विकास होता है। शैक्षिक महत्व की बात करें संवेग का, तो अधिगम प्रक्रिया का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। जो शिक्षा है ये आपके इमोशंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स में क्या होता है कि जो भी आपने संस्कार अर्जित किया, जो धीरे धीरे व्यवस्थित होकर अस्थायी रूप धारण कर लेता है, और इसके कई प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मूर्त अस्थायी भाव, अमूर्त, नैतिक, साधारण या जटिल, राइट। विशेषताओं की बात करें तो इसमें संवेग निहित होते हैं और ये व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व भी हैं। यह संवेग के कारण अर्जित संस्कार है, यह जन्मजात नहीं हो सकता। जो आपके सेंटिमेंट्स हैं जन्मजात नहीं होते हैं, जबकि जो आपका इंस्टिक्ट है यानी मूल प्रवृत्तियां हैं ये जन्मजात होती हैं। ये अंतर है इसमें। अस्थायी भाव का शिक्षा में क्या हो सकता है, शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थियों में स्थायी भाव के विकास में नैतिकता का उदय करने में सहायक होता है। देश के महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करना चाहिए और जिससे अच्छी आदतों के निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चों के चारित्रिक विकास में भी अस्थायी भाव से लाभ होता है, ठीक। अब हमारे पास जो 4 हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने आपको बताया था, ये अब देखना है हमको। इन दोनों को
इन चारों को इन दोनों के संदर्भ में देखना है, किशोर व्यक्ति के अंतर्गत, वयस्क के अंतर्गत। दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। तो इससे जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आसानी से आप यहाँ से ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कुछ जो विचारक हैं उनके भी नाम पूछे जाते हैं। ये आपका थोड़ा सा डीप चला जाता है, हालांकि जो आपके शैक्षणिक विशेषताएं हैं उसमें कुछ कोई विचारक नहीं है, लेकिन जो आपका सामाजिक विशेषता है, सोशल है, इसमें वाइगोत्स्की हैं और एरिक इरिक्सन है। एरिक इरिक्सन ने मनोसमाजवाद की अवधारणा दी थी। यानी सामाजिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से विचारक हैं। वाइगोत्स्की, एरिक्सन, ये दोनों शामिल हैं। जबकि जो आपका इमोशन है, इमोशन को मैकडूगल ने डिफ़ाइन किया था, और मैकडूगल ने इमोशन में आपका जो इंस्टिक्ट और जो आपका सेंटिमेंट्स और इमोशंस दोनों को शामिल किया था। अगला जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव में आपके जीन पियाजे आते हैं। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस में भी, और जो आगामी है संभावित है। तो ये आपका जीन पियाजे ने 4 पार्ट बताए थे जो संज्ञानात्मक स्टेजेस की, ठीक। उसमें जो आपका उन्होंने एडोलसेंट का बताया था, और साथ ही साथ जो आपका एडल्ट का बताया था, वो 4th वाला जो टाइप है उसमें आप एडोलसेंट के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए पहला हम लोग देखते हैं शैक्षणिक विशेषताएं क्या होती हैं, एक वयस्क की और एक किशोर के अंतर्गत। एक वयस्क या एक किशोर के अंतर्गत जो शैक्षणिक विशेषताएं पाई जाती हैं, पहला तो ये होता है कि ये जानते हैं कि जो किशोर होता है वो लगभग 15 से लेके या 12 से लेके जो 20 साल तक की उम्र होती है वो आपका किशोर के या एडोलसेंट के अंतर्गत आती है। जबकि जो आपका एडल्ट यानी वयस्क की एज है वो 20 से लेकर 30 तक मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 12 से 18 भी एडोलसेंट का मिलेगा। तो 12 से 20 तक की जो स्टेज होती है, एज होती है या उम्र होती है, उसको समझने के लिए आप खुद अपने बैक में जाइए और वहाँ पे आप अपने 10th की या 12th की जो आपके अंदर जो इमोशंस थे, जो भावनाएं थी, या एकेडमिक्स को लेके जो आपकी समझ थी, उसके बारे में आप विचार करेंगे तो सेम चीज़ें आपको यहाँ भी वही लिखना है। कुछ भी यहाँ पे आपको अलग से शिक्षण अभिरुचि में नहीं दिया गया है, बस जो विचारक हैं उनके ही नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और चीज़ें सब आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे चीज़ों को और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो आपकी ये किशोर अवस्था की एज होती है, एक तूफ़ानी एज होती है। यहाँ पे कुछ भी या किसी भी चीज़ से यहाँ पे समझौते की बात नहीं की जाती है। यानी कि यहाँ पे जो होता है वो आपका रैपिड चेंज होता है। जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड हुई तो उसकी पूर्णता भी तुरंत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि इस एज में कोई भी डिमांड की जाती है या घर पे या किसी तरह से, तो उसमें ये माना जाता है कि तुरंत वो पूरा होना चाहिए। जैसे आपके छोटे भाई हों, उनको भी आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो किसी चीज़ की जिद करते हैं तो उनको वो चाहिए ही चाहिए। यानी कि उसमें तुरंत जो है चेंज आता है और वो उसके बारे में बहुत ही अलग अलग विचार या उनकी भावनाएं अलग अलग तरीके से यहाँ पे चलने लगती हैं। तो इसलिए यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो एडोलसेंट एज होती है इसमें क्या होता है कि रैपिड चेंज होते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं वो रैपिड तरीके से होते हैं, बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। और अगला है कि इनको जो सिखाने का तरीका है वो हम लोग श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री यहाँ पे दिखाई जाती है। यानी कि बोर्ड पे आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जाएगा और बोला भी जाएगा, लेकिन जो जब एडल्ट हो जाएंगे आप, ठीक, तो वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की बात करें तो प्रोफेसर जो आते हैं वो क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं और एक लेक्चर बोल के चले जाएंगे। या आप देखेंगे कि किताब भी नहीं उठाते मैक्सिमम, और साथ ही साथ वो बोर्ड पे तो खड़े तक नहीं होते हैं या उस पर कुछ लिख दें
बहुत रेयर में होता है, नहीं तो ज़्यादातर जो प्रोफेसर हैं वो आते हैं और आपसे टॉपिक डिस्कस करके यानी उस पर लेक्चर दे के चले जाएंगे। पढ़ना आपका काम है, उसका एनालिसिस करना आपका काम है, उनका काम केवल लेक्चर हो गया। यानी कि वो इसलिए किए हैं कि आपने एक स्टेज पार कर लिया है, उस स्टेज में आपको बस केवल एक गाइड करने की ज़रूरत है, एक दिशा निर्देशन की ज़रूरत है, उसके बाद आप खुद उस रास्ते पे चलते बनेंगे। ठीक। अगला जो है भौतिक बनावट में परिवर्तन। जो आपका जो ये एज होती है 12 से 20 की एज, इस समय जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेज़ से सेक्रेशन उसका होता है, और साथ ही साथ इसमें इसी वजह से आपका क्या होता है कि फिजिकल बनावट में भी चेंजेज आते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी शरीर में संचालित होने लगती हैं। राइट। क्योंकि जो भारत की जलवायु है ये गर्म जलवायु के अंतर्गत आती है, उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ये गर्म जलवायु की आती है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगती है। यानी कि यदि आप देखेंगे कि 12 से 20 तक की जो एज में जो है परिपक्वता आने लगती है धीरे धीरे, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं बल्कि शारीरिक रूप से परिपक्वता दिखती है। तो इसलिए भौतिक बनावट में चेंजेज यहाँ पे बहुत तेज़ गति से आते हैं और यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन भी बहुत तेज़ होता है। इसलिए सबसे कठिन जो काल माना जाता है वो आपका यही काल माना जाता है। इसी में सबसे ज़्यादा जो है एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत पड़ती है। अगला है व्यवसाय चुनाव की चिंता। तो जो एडolescent एज होती है इसमें व्यवसाय चुनाव की चिंता का तात्पर्य यहाँ पे न केवल कोई बिजनेस करने से है, बल्कि इन फ्यूचर में जो किशोर है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहता है कि आखिर हम आगे करेंगे तो क्या करेंगे या हमें करना क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है, क्योंकि जब आप भी इस एज में रहें या हम भी थे तो हम सभी के मन में ये विचार आता था कि यार ये चीज़ें किया जाए तो अच्छा पड़ेगा, या ये चीज़ें हम कर जाएंगे तो हमारा और ज़्यादा नाम होगा। तो हम अक्सर जो है उन चीज़ों से जूझना पसंद करते हैं, फिर उसी में एक उलझ टाइप का जाते हैं और ये लगता है कि यार अब क्या किया जाए। व्यवसाय चुनाव की ही चिंता सबसे ज़्यादा उसमें रहती है कि इन फ्यूचर में या हमको क्या चीज़ करना चाहिए जिससे हम जल्दी जो है सक्सेस हो जाएं, जल्दी नौकरी पा जाएं। इस तरह से यहाँ पे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। जो आपका ये एज होती है इसमें जो मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पे सर्वाधिक देखने की मिलता है। और जो शैक्षणिक की बात यहाँ पे किया गया कि एक तो ये कि श्रव्य और दृश्य सामग्री से सीखना, दूसरा आपका चित्र और प्रदर्शन द्वारा यहाँ पे सीखना। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे अच्छा तरीका या उनको इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो चित्र है या जो भी आप कर रहे हैं उसको करके दिखाइए, तब वो उनको उस पर पकड़ बनेगी और वो जो है आपके सभी बातों को ध्यान से गौर से सुनेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। लेकिन यदि आप केवल लेक्चर बोल के चले जा रहे हैं तो इससे न तो उनका कोई प्रभाव होने वाला है न तो आप पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, इसको सिलेबस में शामिल किया गया है कि यदि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाएंगे, तो वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट करना है स्टूडेंट्स को, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे चारों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। राइट। नेक्स्ट आते हैं वयस्कों के बारे में। वयस्क की बात करें तो इसमें जो चेंजेज होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, यानी कि इसमें जो भी चेंजेज होते हैं धीरे धीरे होते हैं और धीरे धीरे चेंजेज की वजह से इसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आती है। और जब ये मैच्योरिटी आएगी तो ये क्या होंगे, एडल्ट के अंतर्गत ही आएंगे और किसी भी चीज़ को ये तुरंत मांग नहीं करते या इसमें तुरंत परिवर्तन नहीं आता। जैसे मान लीजिए ये हर चीज़ या हर अवस्था को देख के फिर डिमांड वहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आप देखते हैं अक्सर जो है यदि जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लड़का यदि उसकी डिमांड कर रहा है और उसे लग रहा है कि नहीं इससे जो है काफ़ी समस्या हो सकती है, इसके कलेक्शन से या इसको लाने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होगा और लोग भी परेशान हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि उस पर उतना फोकस नहीं करेगा। ये सोचेगा कि चलो यार धीरे धीरे होने दो इसको। राइट। क्योंकि आप भी देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़े और उसके बाद आपको करना ये हो कि कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े और आपके यहाँ हो ना, और आप एक बार घर पे
या जब आप इस बात से वाकिफ़ हो जाएं कि नहीं इतना उपलब्धता है नहीं, तब वहाँ पे आप आसानी से समझ जाते हैं। जबकि जो इस एज में होते हैं अधिकतर लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको धैर्य और समझ भी विकसित हो जाती है। चीज़ों को आप पकड़ना चालू कर देते हैं, उसमें एनालिसिस करना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ें, ये समझ ही आपको वयस्क के अंतर्गत शामिल करती है। और यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक यानी जो आपको शिक्षा के लिए दिया जाएगा शिक्षा, वो आप क्या रहेगा, लेक्चर के रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगला है समझने की जिज्ञासा। जो इस एज में रहते हैं यानी एडल्ट या जो 20 से 30 एज के बच्चे हैं, उनके लिए समझने की जिज्ञासा भी उसमें होती है। और कोई भी लर्निंग वो करते हैं उसमें लॉजिकली लर्निंग करते हैं, यानी तर्कयुक्त वो लर्निंग पे जोर देते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो एकदम एनालिसिस करके लॉजिकली वो पढ़ें, ना कि रट्टा मार पढ़ाली, यानी कि मेमोरी लेवल नहीं, बल्कि वो किस लेवल पे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग पे या लर्निंग पे ध्यान देते हैं। अगला है परिणाम आधारित। और जो वयस्क होते हैं या किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को या कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें परिणाम आधारित इनकी विशेषता होती है कि जो भी वो पढ़ें उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले। फर्जी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब ये नहीं रखते हैं। अगला है सामाजिक विशेषता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किशोर हो चाहे वयस्क हो, सबकी सामाजिक विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले किशोर अवस्था की विशेषता देख लेते हैं, किसमें आत्मसम्मान की प्रबलता होती है। आत्मसम्मान की प्रबलता का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि यदि वो कुछ कर रहे हैं तो उनको आप कुछ बोलिए नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, और यदि आप बोलेंगे तो उनको ये बुरा लगेगा, यानी कि उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचेगा। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा प्रबलता इसकी होती है कि वो आपसे लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इस एज की बात की जाती है कि यहाँ पे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी जो रैपिडली यानी तीव्रता उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है स्वतंत्रता की भावना। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं इसमें स्वतंत्रता की भावना होती है, यानी कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए, उनमें आपको विघ्न नहीं डालना है या आपको कुछ बोलना नहीं है। उनको यदि गलत भी करना है तो सही मार्गदर्शन यदि आप इनको देना चाहेंगे तो ये बुरा मान जाते हैं। इस एज में इनको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, या हम जहाँ जाना चाहें वहीं जाएं, हमको कोई मना न करे, हम जो कहें वही हो। ठीक, तो इस समय जो समस्या ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस एज में यही समस्या, यही इसीलिए इसे कठिन काल कहा जाता है, संघर्ष का काल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि एक महोदय है किलोपैट्रिक, नीचे दिया गया है। इनका यही मानना है कि जो किशोरावस्था है जीवन का सबसे कठिन समय होता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। इसमें क्या होता है आत्म प्रेम की भावना में कि यहाँ पे इनको स्वयं से लगाव बहुत होता है, आत्म प्रेम होता है, यानी कि जो हम कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है और लोग नहीं। और इसमें गुटबाजी की सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ता होती है, टोली बनाने की भावनाएं इसमें ज़्यादा विद्यमान रहती हैं, यानी कि गुटबाजी एक प्रकार से आप कह लीजिए, गैंग एक प्रकार से कह लीजिए कि इस समय बनाने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं होती हैं। जैसे आप जिस भी इंटर कॉलेजेस वगैरह में आपने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने अध्ययन करते समय देखा होगा कि एक विशेष वर्ग के या कुछ अपने लड़कों की या कुछ लड़कों की एक एक टोलियाँ बन जाती हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, और उसके बाद उनके ग्रुप को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। उनके ग्रुप के किसी बंदे को आपने कुछ बोल दिया तो पूरा ग्रुप आपके पीछे पड़ जाएगा। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं ये आपका किशोरावस्था के अंतर्गत या एडल्सेंट के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो आपका एडल्ट व्यक्तियों के अंतर्गत या एडल्ट जो लर्नर्स हैं उसकी बात करें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इस समय जो होता है, जो सामाजिक दायित्व उनका होता है
उसमें एक दायित्वपूर्ण भावनाएं का विकास हो जाता है। यानी कि कोई भी समाज का बंदा है, या मान लीजिए जिस भी समाज से आप आए हैं, जिस गांव से आए हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो हर एक गांव का, हर एक समाज का आपके लिए या आपके घर का सभी की एक आशाएं आपके प्रति लगी हुई है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। यानी कि आप खुद को एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं उस समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति जहाँ से आप आए हैं। तो ये आपका एक दायित्वपूर्ण भावना की बात करता है, सामाजिक विशेषता। साथ ही साथ जो समान अधिगम संबंधी समूह से जुड़ने की भी प्रगाढ़ता इसमें देखी जाती है। समान अधिगम समूह का तात्पर्य यहाँ पे ये है, जैसे आप यहाँ पे नेट की क्लासेस ले रहे हैं आप, या हमसे आप जुड़ रहे हैं, तो आपकी जो जुड़ने की ये प्रायोरिटी है कि यहाँ से हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे यदि मान लीजिए आपके बैच का कोई यहाँ पे है, आपके साथ का है, आपके बैच का है, या आपकी सेम तैयारी का है, जिस फील्ड में आप हैं, तब वहाँ पे आपको ये लगेगा कि हाँ यार, हमको इस समूह से या इस ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी है। इसलिए देखिए, आप जो है नेट पेपर 1 के सभी ग्रुपों में जुड़ते हैं, ज्योग्राफी के ग्रुपों में जुड़ते हैं, आपको लगता है कि वहाँ जुड़ने से हमको फ़ायदा है, या हमारे समान अधिगम का तात्पर्य यहाँ पे सेम लर्निंग या सेम बौद्धिक क्षमता या सेम तैयारी वाले लोग हैं। ज़रूरी नहीं बौद्धिक क्षमता सेम हो, लेकिन तैयारी तो सेम वाले वहाँ पे हैं, इसलिए आप वहाँ पे शामिल होते हैं। अगला है सामाजिक वचनबद्धता। तो जो आपका एक सोशल कमिटमेंट है दायित्वपूर्ण भावना के लिए, तो ये भी आपका वहाँ पे रहता है। विषय विशेष से भय। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अब तक आपने पढ़ते हुए आए हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी या फर्स्ट पेपर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से आता है, लेकिन मैथ नहीं आता, तो आप हमेशा उसके डर से भागते हैं कि यार ये तो हमको नहीं आएगा, ये हमको नहीं आएगा, यानी उसमें आपको डर उस सब्जेक्ट से लगता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नहीं, जो एडोलसेंट एज होती है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये होता है कि अरे यार ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा, ट्राई तो करेंगे, यानी कि कोशिश यहाँ पे करते हैं और करने की प्रबलता भी यहाँ पे विद्यमान रहती है। अगला है भावनात्मक विशेषता, यानी इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो किशोरावस्था की एज होती है, इसमें स्वप्रेम की भावना होती है। यानी कि आप देखते हैं कि जो 12 से 18 एज के बच्चे होते हैं, इनमें स्वप्रेम की भावना ज़्यादा होती है। स्वप्रेम की भावना का तात्पर्य ये है कि आप देखते हैं अक्सर कि वो ज़्यादातर अपने फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं मोबाइल से, और साथ ही साथ या आप घर में होंगे तो देखते होंगे कि ज़्यादातर यदि अपने सौंदर्य पे व्यतीत करने का है तो जो आपके किशोरावस्था की एज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मान लीजिए शीशे के पास यदि आप देखें, आईने के पास खड़े होकर बार बार बाल सेट करते हैं, ये हुआ है वो हुआ, या किस हेयर कटिंग में अच्छा लगेगा, कौन सा ड्रेस अच्छा सूट करेगा, या जो भी मॉडर्न में या क्लॉथ्स वगैरह चल रहे हैं, पहनावे चल रहे हैं, जो स्टाइल चल रही है, उस स्टाइल के लिए स्वयं को ढालना और कपड़े को बार बार देखना, ये सभी आपका स्वप्रेम की भावना के अंतर्गत आता है। अगला है विषम लिंगी काम भावना। तो जो आपका ये वाली एज होती है, उस समय क्या होता है कि जो अपोजिट सेक्स है या अपोजिट जो लिंग्स हैं, जो तो उसके प्रति काम वासना या काम भावना की प्रगाढ़ता बहुत तेज़ से विद्यमान होती है, क्योंकि ये जो एज होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, जो आपको जो अपोजिट सेक्स होते हैं उसके प्रति आपके लिए एक आकर्षण की भावना का विकास करते हैं। जैसे आपके एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सभी आपका सेक्रीशन होता है पुरुषों और महिलाओं दोनों में, ठीक, जो इस एज में होती हैं। तो उनको जो है उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जो 12 से लेके 20 की एज होती है, यानी किशोरावस्था की एज होती है, ज़रूरी नहीं कि उन चीज़ों को प्रदर्शन करें, लेकिन ये होता है ही होता है, ठीक। क्योंकि आप देखिए इन चीज़ों को या जो भी यहाँ पे आपको बताई जा रही इमोशंस को, या किसी से आप जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता मिल जाती है, आसानी से आप जुड़ पाते हैं किसी से। यानी कि यदि कोई आपको
मोटिवेट करना चाहा या आपका माइंड वॉश करना चाहा तो आपका इस एज में जो है माइंड वॉश आसानी से कर लिया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो आतंकी वगैरह बनाए जाते हैं तो वो इसी एज को उठा के ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उनको माइंड वॉश करते हैं। उसके बाद इनके अंदर एक कट्टरता की भावना आ जाती है किसी चीज़ को लेके, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें भरा जाता है। तो आप देखते हैं कि कोई भी संगठन या जो इस तरह से काम करते हैं तो उसमें इस तरह की गतिविधियाँ विद्यमान रहती हैं। अगला है विरोधी व अपराध प्रवृत्ति। जो किशोरावस्था की एज होती है बहुत ही ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं ये सभी, कि नहीं, ये नहीं तो नहीं, आप उनको ये नहीं कर सकते हैं, और यदि आप किए तो उनकी अपराध प्रवृत्ति की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला है संघर्ष व तूफान की अवस्था ये होती है। जो किशोरावस्था है इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। समायोजन का भी इसमें अभाव होता है, यानी कि ये आपसे समायोजन भी नहीं कर सकते, ठीक। जो कि वयस्क की बात करें, एडल्ट की, तो इसमें आत्मनियंत्रण होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल ये कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक। जो आपका आत्म दिशा यानी सेल्फ डायरेक्शंस होते हैं, इसमें भी वयस्क जो है कामयाब होते हैं, स्वयं अपना डायरेक्शन ये कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का, किसी भी काम को करना हुआ तो उसकी जो मेरिट्स डीमेरिट्स इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो एडल्ट हैं वो कर सकते हैं। अगला है पूर्ण समायोजन। तो जो एडल्ट होते हैं इनके साथ जो समायोजन होता है ये पूरी तरह से समायोजन करते हैं। जैसे सपोज दैट आप इसको यदि जो विषमलिंगी काम भावना से जोड़ें या प्रेम संबंधों से जोड़ें, तो जो आपके इस एज में जो संबंध बनते हैं या जो रिलेशंस बनते हैं वो आपके पूर्ण समायोजन वाले रिलेशंस होते हैं, यानी कि एक प्रकार से स्टेबल होते हैं और सभी प्रकार के कमिटमेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जबकि इस समय जो रिलेशंस बनते हैं या इस एज में उस रिलेशंस की स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थायित्व तो नहीं होता है, और ये कब टूट जाएं इनकी समायोजन क्षमता भी नहीं होती है, ठीक। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें समायोजन क्षमता होती है। अगला है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जो है एक प्रकार से आपका मानसिकता से संबंधित है, मानसिक। तो जो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विशेषता होती है कि ये किशोरावस्था जो एज होती है इसमें मानसिक तनाव और दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बौद्धिक कौशलता भी विद्यमान होती है, यानी इसमें बढ़ोतरी होती है शुरुआत से, और कल्पना की भावना इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है संज्ञानात्मकता में। आप खुद अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब आप 12th में या 10th में रहे हो तो कितनी इमेजिनेशन आपकी होती थी। एक खुद आप जो है एक इमेजिन वर्ल्ड बना लेते थे, काल्पनिक दुनिया की परिकल्पना आप करते थे, और इसमें एक जो वीर पूजा का भी प्रेरणा होती है, यानी कि जो हीरो हैं सबसे ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है इस एज में, जो संज्ञानात्मकता की विशेषता होती है। वीर पूजा यानी कि जो हीरो हैं उसके प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा रहता है। किसी भी जैसे मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के हो गए या फिर आपका जो कोई मर्टायर्स हैं या शहीद वगैरह हो गए, तो सभी के संदर्भ में यहाँ पे ज़्यादा जो वयस्क होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि इनमें जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। संज्ञानात्मक विशेषता में वयस्कों में जिम्मेदारी की भावना होती है, स्वप्रेरणा इनको मिलती है, यानी कि खुद से प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यू नॉलेज को भी ये गेन करते हैं या डेवलप करते हैं, और नए ज्ञान की भी ये बिहेवियरलिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी व्यवहारिकता को भी स्वीकार करते हैं। अगला जो है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कि इसको देख लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आसान है, और यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये लिखा गया है। हालांकि इस पर उतना ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ पाती है, क्लियरिटी तो है आपको देखने में है, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों का समायोजन नहीं कर पाते हैं जो आपका हैंड रिटन नोट्स में पॉसिबल होता है, क्योंकि जो टाइप हो सकता है या जो प्रिंटेड मटेरियल होते हैं उसमें आप इतने पॉइंट नहीं इंक्लूड कर सकते हैं या इतने तरीके से आप इसमें नहीं बना सकते हैं
जो आप एक हैंड रिटन नोट्स में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बनाने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो इसमें जब दो लोग विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि समानताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं दोनों। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है और इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसलिए कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कई आधारों पर इनकी विभिन्नताएं होती हैं और कोई भी व्यक्ति, सही बात है कि एक दूसरे समान नहीं हो सकता, कुछ गुण उसके मिल सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगला है कि स्किनर ने माना कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसको मापा जा सके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की माप की जा सकती है। टायलर का मानना है कि शरीर के आकार, स्वरूप, गति, क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तिगत के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति की सिद्ध की जा चुकी है। चलिए, जो महत्व है आपका वो देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या महत्व है हमारे लिए। तो प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है, चाहे ये उसके माता पिता या पूर्वजों से आनुवंशिक से मिले। इसी के साथ पर्यावरण भी विकास पर प्रभाव डालता है और सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, स्पष्ट है ये। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है, साधारण सी बात है। ये विभिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। कुछ फैक्टर्स हैं, उसको देख लिया जाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप और एक दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए, उन दोनों के बीच जो विभिन्नताएं हैं उसको समझ लीजिए, यही आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कुछ चीज़ें उसमें अलग रहेगी, कुछ आप में अलग रहेगी, कुछ उसमें और आप में दोनों में समान रहेगा, तो यही आपका हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कुछ कारक हैं, इसके फैक्टर्स हैं, किन आधारों पे आप कर सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम में हो गया कि वंशानुक्रम की दृष्टि से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर सकते हैं। वातावरण में, जाति, प्रजाति और देश में, यानी कि कोई किसी जाति का है, किस प्रजाति का है, किस देश का है, इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। आयु के आधार पे, उनकी इंटेलिजेंसी के आधार पे, बौद्धिकता के आधार पे, शिक्षा और आर्थिक दशा, कोई PhD किया, कोई 10th है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन करोड़ों में है, कोई एकदम गरीब है, तो इस आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। जेंडर की आइडेंटिटी के आधार पे आप किसी को थर्ड जेंडर मान के उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, कोई आपका अलग जेंडर है या पुरुष है, कोई महिला, इस आधार पे जो आइडेंटिटी कर रहे हैं आप पहचान की। लैंग्वेज के आधार पे भी डिफरेंसेस किए जाते हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, आप खुद ही कर जाएंगे। ये जो महत्वपूर्ण है आपका यही जानना है कि शिक्षा में क्या महत्व है, कि वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। इससे स्पष्ट ये होता है कि जो भी व्यक्ति मान लीजिए अलग अलग क्षमता वाले हैं, उनके लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग शिक्षकों के आवेदन करना पड़ता है या आयोजन करना पड़ता है, ठीक। इसके द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति जो भी पढ़ाएगा वहाँ पे, वह जो स्टूडेंट्स है उसके बारे में उसको जानकारी हो जाएगी किसका IQ लेवल किस तरह का है। कक्षा का आकार तय करने में भी इसकी महत्वपूर्णता होती है, महत्व होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमज़ोर हों तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक। तो इतना ही हम लोग देखेंगे इसमें। तो पूरा हमने देख लिया आपका कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक, जिसमें एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर्स के बारे में हमने देखा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आपके पास जो भी सेट हो उसको सॉल्व करते चलिए जो पढ़ाया जा रहा है, और हम आगे आपको उस पर कराएंगे ही कराएंगे, ठीक। 100 से 150 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी को कराया जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।